Hi everyone, welcome to my YouTube channel एस अंजुम क्लासेस। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ को देखा है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए, वो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और उसको कितने तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है, वो तमाम चीज़ों का चर्चा होगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी इससे आते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही ख़ास तौर से स्पेशली हमें सॉल्व करना होता है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे और नोट ज़रूर इसको बनाएंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जो भी क्लास में पढ़ाई जाएंगी उसे हम लोग कॉपी में उतारेंगे और बिल्कुल अटेंटिवली इसको हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता क्या है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें डेफिनेशन में है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी कंडक्टर के वो प्रॉपर्टी है, किसी कंडक्टर की वो सिफत है जिसकी बुनियाद पर उस कंडक्टर से होकर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी करंट फ्रीली फ्लो नहीं हो पाता है, उसमें कुछ रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें क्यों आती हैं? बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर से होकर फ्लो करती हैं तो वो कंडक्टर्स बने होते हैं एटम से। तो बहुत सारे एटम्स होते हैं उसमें और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं कि चार्ज का फ्लो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उस कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जो चार्जेस फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब उस कंडक्टर से होकर के अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं और कंडक्टर्स में जो अपने उसके एटम्स हैं, तो कंडक्टर का एटम्स और वो चार्ज जो फ्लो करते हैं उसमें होता है फ्रिक्शन। इस तरह से होते हैं। देखिए, मान लें कि ये है आपको कंडक्टर है और इस कंडक्टर्स में ढेर सारे एटम्स होते हैं। अब इसमें से चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये चार्ज है, इस कंडक्टर्स के एटम्स के बीच यहाँ पे रास्ते में उसको रुकावट होती है, यानी चार्ज फ्रीली फ्लो नहीं कर पाता है। एटम से उसका होता है कॉलिजन होता है, टकराव होता है, उससे उसका फ्रिक्शन होता है, घिसा होता है। तो उसी फ्रिक्शन से, कॉलिजन से हीट पैदा होता है। जो हीट प्रोड्यूस होता है कॉलिजन से या फ्रिक्शन से, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और जो एटम्स के उसके बीच कॉलिजन होते हैं, उसकी वजह से जो हीट होते हैं, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो पता चला कि चार्ज के फ्लो में या फिर करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रुकावटें पैदा होती हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सपोज दैट कंडक्टर में शुरू में बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देखेंगे जितने चार्जेस फ्लो करेंगे इससे होकर के, इसमें तो इसका एटम्स होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच होगा कॉलिजन, इसमें होगा फ्रिक्शन, तो उससे में हीट पैदा होंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो बेसिकली है ओम्स लॉ से हम लोग उसको ड्राइव करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ में देखते हैं कि इसे कहते क्या हैं, किसे हैं। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आइए देखा है। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू I इंटू R।
ओम्स लॉ में तो हम लोगों ने ये देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो देखा गया है ओम्स लॉ में। और तो इसको इस इक्वेशन को इधर से रीअरेंज कर लेते हैं, I इंटू आर इज इक्वल टू होता है V, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। इसको एक इक्वेशन के शक्ल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों का होता है रेशियो। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है उस रेशियो को कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन एंड अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। किसी कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान, दो एंड्स के बिटवीन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उससे होकर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उस दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है उस रेशियो को ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी इसका रेशियो जितना न्यूमेरिकली इक्वल होगा वह रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके, तो उस तरह से हम सबसे इसका यूनिट निकालेंगे रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इस ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका सिंबल होता है ओमेगा, और ये ओमेगा को इस तरह से हम लोग जाहिर करते हैं, ठीक है। और दूसरा यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं कि ओमेगा या ओम किसके बदले में आया है। ओम्स लॉ में जो हम लोग डिफ़ाइन किए हैं रेजिस्टेंस को इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही उसका यूनिट होना चाहिए। इसी के बदले में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट ओम या ओमेगा लिया गया है। तो ठीक है, इतना उतारें और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसको उतार लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे रेजिस्टेंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू है न्यूमेरिकल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। इसका रेशियो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट निकालेंगे। एसआई यूनिट तो ओम हम लोग देख चुके हैं, लेकिन वो ओम किसके रिस्पेक्ट में है, किसके बदले में आया है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई सिस्टम यूनिट होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई सिस्टम यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो ये वोल्ट पर एम्पियर को ही कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर। इसी का कॉमन नेम हो गया ओम या ओम। ओम किसके बदले में आया, वोल्ट पर एम्पियर, ये आ गया वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 ओम रेजिस्टेंस अब हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर 1 ओम रखेंगे तो यहाँ भी 1 देना पड़ेगा और यहाँ भी 1 देंगे, ठीक है। तो 1 ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना हुए, इसका क्वांटिटी, जब किसी कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होंगे और उससे होकर के 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। ओके, मान लो कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के 2 एंड्स ए और एंड्स बी, इस दोनों एंड्स के दरमियान जो पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा 1 वोल्ट, ये होगा 1 वोल्ट। ओके, और इससे होकर यदि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कहेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, देखिए उतारेंगे इसको। तो फ्रेंड्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से हम डिफाइन उस तरह से करते हैं, 1 ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द potential difference of 1 volt when it's applied between the 2 ends of a conductor, 1 ampere of electric current flowing through that conductor।
किसी कंडक्टर के टू एंड्स के दरमियान अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर से होकर के 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो उस दोनों का जो रेशियो होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल टू हो जाएगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस के, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए 1 ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं या ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its in, a current of 1 ampere flows through it। 1 ohm किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जो उस कंडक्टर के टू एंड्स के दरमियान यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर से होकर के 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस पर बेस्ड आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कहते हैं कि एक वायर है और उस वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है और उस वायर का जो 2 एंड्स होते हैं, मैंने कहा कि जो भी वायर्स होंगे 2 एंड्स होंगे, तो 2 एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है। समझ गए। इन एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो उसके जो 2 एंड्स हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट और उससे होकर के 2 एम्पियर्स इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है। कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो वो दो जो पॉइंट्स होंगे, 2 एंड्स होंगे जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा गया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में, ये जो 2 एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट है जो आई से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। और 0.1 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट के बाद यहाँ पे दिया गया रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, यानी कि आर पूछ रहा है। ओके। 3 चीज़ें यहाँ पे, 2 एम्पियर्स इलेक्ट्रिक करंट है, 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस पूछता है। 3 चीज़ें। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ओम्स लॉ में 3 क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है। तो पता चला कि हम कौन सा फार्मूला को अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को करेंगे, जहाँ पे 2 चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है और तीसरी चीज़ डिमांड करता है। तो इसलिए हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो आइए देखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस वेरिड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 वोल्ट। यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 0.1 वोल्ट बाय इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। लिखेंगे 2 एम्पियर। ओके। तो अब यहाँ लिखेंगे इसे 0.1 बाई 2 और यहाँ पे अलग कर देंगे यूनिट को, वोल्ट पर एम्पियर। और इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/20 वोल्ट पर एम्पियर और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 0.05 और वोल्ट पर एम्पियर के बदले में लिखेंगे ओम। ये हो गया मेरा आंसर 0.05 ओम। ओके। उतार लेंगे इसे। तो आइए बच्चे देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर
किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी कौन सा फैक्टर्स हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को मुतासिर करता है, उस पर असर डालता है, यानी किस फैक्टर्स की वजह से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है या फिर उसका रेजिस्टेंस घटता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज़ पर डिपेंड करा है। तो मेनली इसे 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, वैसे कॉमनली 4 होती हैं। यहाँ पे 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे ख़ास तौर से। तो देखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लंबाई पर डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। नंबर 2 द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और पिछले क्लास में हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर चर्चा किए थे। और तीसरा है द नेचर ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के मटेरियल पर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कोई कॉपर का बने होते हैं, कोई एल्युमिनियम का बने होते हैं, तो उसके अलग अलग नेचर होते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग होंगे। तो ये ख़ास तौर से 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और 3 चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें रेजिस्टेंस पर अपना इफ़ेक्ट डालता है। तो आइए देखते हैं नंबर 1 इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई पर क्या असर पड़ता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंडक्टर की लंबाई जब बढ़ेंगी तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन कब होगा ऐसा, ये इक्वेशन कब वैलिड होगा, यहाँ पर देखेंगे 3 चीज़ें ख़ास तौर से, कंडक्टर की लंबाई है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर का नेचर है या मटेरियल है। ठीक है, तो यदि हम 2 चीज़ के बीच का रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, यहाँ पर कंडक्टर की लंबाई के साथ उसका रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं, यानी आपका यहाँ हो गया कंडक्टर की लंबाई और कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बीच दिखाएंगे, तो बाकी 2 चीज़ें यहाँ पे बच रही हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये दोनों चीज़ों को कांस्टेंट जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक वो 2 चीज़ के बीच, रेजिस्टेंस का लेंथ के बीच रिलेशनशिप को हम नहीं दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ उसका रिलेशन को दिखाना है, तो बाकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द कंडक्टर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस को अगर आर से लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को एल से लिखेंगे, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और यहाँ पर इसका कंक्लूजन देखेंगे, कब ऐसा होगा ये क्वेश्चन, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। कंडक्टर का जो नेचर है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जब कांस्टेंट होगा तभी कंडक्टर की लंबाई बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आइए देखें यहाँ पे इस इक्वेशन से, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे, यदि ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ 2 चीज़ों के बीच जब भी रिलेशनशिप होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो यहाँ का लंबाई है, ये लंबाई अगर यहाँ 2 गुना से बढ़ता है, 2 टाइम्स हो जाता है लेंथ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, यानी कि लेंथ अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, और अगर लेंथ हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ये कंक्लूज़न है। ये कब होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहते हुए भी अगर लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सपोज डेट कि ये 2 कंडक्टर हैं, देख सकते हैं, ये 2 कंडक्टर हैं, इसका लेंथ को देख सकते हैं बच्चे, और इसका भी लेंथ देखिए, ये लंबाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है 2 कंडक्टर का। लेकिन इस दोनों का देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसकी मोटाई है या इसकी जो गोलाई है वो सेम है, देख सकते हैं, ये दोनों सेम है, लेकिन लंबाई में डिफरेंट है, लेंथ में डिफरेंट है। तब इस केस में, और लेकिन दोनों सेम मटेरियल से भी होना चाहिए, यानी कि अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर का होना चाहिए, ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम का होना चाहिए। हम देख रहे हैं दोनों सेम मटेरियल से है, लंबाई में डिफरेंट हैं, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। इस केस में
जो बड़े कंडक्टर हैं, लंबाई जिसका ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इसका जो लंबाई कम है इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस केस में हम रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन को हम वैलिड कर सकते हैं। इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस केस में होगा। ओके, वैसा इसलिए होता है कि देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम हो गया। अब इससे होकर अगर चार्ज फ्लो करेगा, स्पेस दोनों का बराबर है, चार्ज फ्लो इससे अगर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, तो इसको लंबे रास्ते से होकर के सफ़र करना पड़ेगा, यानी चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा रास्ते को। तो जितना ज़्यादा चार्जेस ट्रैवल करते जाएंगे तो उसमें एटम्स और जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। तो इसको फ्रिक्शन बढ़ती जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होते जाएगा, जितने लंबे समय तक, उतनी ही ज़्यादा हीट पैदा होती जाएंगे, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस है, इसका कम हो जाएगा उस केस में, और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंक्लूज़न अब यहाँ पे निकालते हैं कि ये लॉन्ग वायर या कंडक्टर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, जो लंबा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एंड शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इस केस में होगा। और यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज्ड और कांस्टेंट। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स डबल, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल। जब कंडक्टर की लंबाई दोगुना हो जाती है, दोगुना से बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस भी इसका 2 टाइम्स से बढ़ जाता है। तो व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर इज डबल, अब किसी कंडक्टर की लंबाई अगर डबल हो जाती है, लेंथ डबल हो जाता है, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल, तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और जस्ट उसका उल्टा भी सोचेंगे तो फिर वैसे ही होगा। उल्टा सोचे में देखें, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ हाफ्ड, अगर किसी कंडक्टर या वायर का लेंथ हाफ हो जाएगा तो इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स हाफ, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। देखिए ये जो कंडक्टर हैं, देखिए इसका हाफ हो गया, ये 2 टाइम्स हाफ। तो मान लो कि ये कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर में जितना रेजिस्टेंस होगा लंबाई में, इसको अगर हाफ कर देंगे, यानी कि सेकंड टाइम्स में जो इसकी लंबाई है आधी हो जाती है, लेंथ आधा हो जाता है, जैसे इस तरह से, तो इसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इस कंक्लूजन को और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे 2 कंडक्टर लिया गया है, L1 और L2। आप देख रहे हैं कि इसका जो L2 है ये ज़्यादा लंबाई के है, L1 कम है, लेकिन दोनों का जो गोलाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इक्वल रखा गया है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। A2 इज इक्वल टू A1, चूँकि दोनों की मोटाई, दोनों की गोलाई बराबर है, जस्ट लाइक दैट, इसके जो बराबर है। तो इस केस में हम रिज़ल्ट यहाँ पर देख चुके हैं। ओके, इसको उतारेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस का क्या असर पड़ता है, तो आइए देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो बीच है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि जब 2 चीज़ के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा, यदि एक चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और ये कब होगा, जब कंडक्टर का जो लेंथ है और उसका जो नेचर है वो कांस्टेंट होगा तब। तो ये देखते हैं, द रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to the area of cross sections of the conductor, or condition when the length and the nature of the conductor is equal to constant। जब ये constant होगा, मैंने क्या कहा था, 2 चीज़ के बीच रिलेशनशिप दिखाएंगे अगर, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसको constant रख लेना पड़ेगा। तो मैंने 3 चीज़ों को दिखाया ख़ास तौर से, कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का नेचर। तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच रिलेशन दिखा रहे हैं, तो उधर बच्चा लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ द कंडक्टर, वो दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, तभी इसका रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और इस रिलेशनशिप में क्या कंक्लूजन निकलता है आप यहाँ देख सकते हैं। जब किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि डबल हो जाए, डबल बढ़ जाए, 2 गुना हो जाए,
तो रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 का इन्वर्स होता है हाफ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि हाफ हो जाए, घट करके आधी हो जाए, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2। ओके, हाफ का उल्टा 2 होता है, इसका ऑपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ही होता है, जितना जो बढ़ेगा उससे उतना वो घट जाएगा, ठीक है। या तो यह कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन हुआ व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर वायर इज डबल्ड, जब किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस गेट्स हाफ, इसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। या फिर कह सकते हैं किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हाफ हो जाएगा, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर वायर इज़ हाफ, किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाए तो इट्स रेजिस्टेंस विल गेट डबल्ड, तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। ओके, ये तो इससे ये कंक्लूजन निकला, ये थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, जो वायर थिक होगा, मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एंड ए थीन वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, और एक वायर जो थीन होगा, पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस कंक्लूजन को हम यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। सपोज डैट ये 2 कंडक्टर, मोटाई का हम मान सकते हैं इसे, ठीक है। ये 2 कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर ये है, देख पा रहे हैं। ये दोनों कंडक्टर का जो लेंथ है बराबर है, देखिए दोनों कंडक्टर का लेंथ बराबर है ये, ओके, लेंथ दोनों का बराबर है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे, यानी इसका जो मोटाई है या गोलाई है, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ये ज़्यादा मोटा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, ठीक है। लेकिन लंबाई में दोनों इक्वल है, तो लेंथ हो गया कांस्टेंट। अब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो इस कंडीशन में, इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, क्योंकि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और रेजिस्टेंस इसका जो थिक वायर है, ये थिक वायर हुआ जिसका गोलाई ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ये थीन वायर है यानी पतला है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। वजह यह है इसमें चार्ज को फॉलो करने में या इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करने में स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज है और जो एटम्स है उसके बीच जो फ्रिक्शन होते हैं वो फ्रिक्शन कम होगा। यदि फ्रिक्शन कम है, स्पेस ज़्यादा है, तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगा, मीन्स डैट रेजिस्टेंस कम होगा। और यहाँ पर देखेंगे इसका स्पेस थोड़ा कम है, लंबाई तो इक्वल है लेकिन स्पेस कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच का कॉलिजन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। इस वजह से कंक्लूजन वाला पॉइंट हुआ, ये थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस एंड ए थिन वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, जब इक्वल होगा लेंथ में तब। ओके, चलिए हम लोग इसको उतार लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 कंडक्टर को मैंने लिया है, दोनों कंडक्टर का लेंथ इक्वल है, इसका L1 और इसका L2 लेंथ है, और L1 इज इक्वल टू L2, चूँकि लंबाई बराबर है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हुआ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, और यहाँ पर देखेंगे A1 इज़ लेसर दैन A2, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है इससे। ओके, एक कंक्लूजन हमारे सामने में है, इसको उतारें। अब देखते हैं बच्चे इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट मेड। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर मीन्स किस चीज़ से बना है वो कंडक्टर। कोई कंडक्टर कॉपर से बने होते हैं, कोई एल्युमिनियम से बने होते हैं, कोई नाइक्रोम वायर से बने होते हैं, कोई मैंगनीज से बने होते हैं, कोई कॉन्स्टेंटेंट से बने होते हैं। ये अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर जिससे बने होते हैं, उसका नेचर अलग अलग हुए तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वल लेंथ है, L इसका लंबाई है तो इसका भी लंबाई L है। 2 कंडक्टर को मैंने लिया है और इक्वल डायमीटर्स भी है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यानी कि इक्वल हो गया। दोनों की मोटाई भी बराबर है, लंबाई भी बराबर है। लेकिन मैंने एक वायर को कॉपर लिया है, यानी एक कॉपर वायर है, और दूसरे को लिया है नाइक्रोम वायर।
ओके। नाइक्रोम मीन्स निकल एंड क्रोमियम से बने होते हैं वायर, तो एलॉय है ये। तो दो तरह का वायर लिए, तो यहाँ पे देखा गया कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा और किसका कम। तो यहाँ देखा गया रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज़ अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। जो नाइक्रोम वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है ये 60 टाइम्स मोर, 60 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कॉपर वायर से। ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने के काबिल है कि जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उससे करंट उतना ही कम फॉलो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का नाम है, यानी उसको अपोज करता है फॉलो होने में। जितना अपोज करेगा उतना हीट होगा, उतना रेजिस्टेंस होगा। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंडक्टर का जो नेचर है वो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। आइए इसको हम लोग उतार लेते हैं। और चौथी चीज़ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो है सभी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उसका रेजिस्टेंस भी उस तरह इंक्रीज़ करेगा। लेकिन मैंगनीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंट, ये जो वायर्स हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड होते हैं। ओके। तो यहाँ तक का हो चुका। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, उसको हम लोग लेके आएंगे। और वो रेसिस्टिविटी जो होगा इसी से हम लोग ड्राइव करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस से ही ड्राइव करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड देखेंगे, और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो आपका टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपका सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बिल्कुल स्किप करके नहीं देखें। जब भी देखने के लिए बैठेंगे और टोटल वीडियो को देखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट चूँकि दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को उतारेंगे। इससे आपको 100% क्वेश्चन CBSE NCERT का सॉल्व होगा। AMU जामिया में पूछे जाने वाले जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो ठीक है, शुरू से आखिर तक वीडियो को देखेंगे। शुक्रिया।